बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंडिगो संकट की। इंडिगो मामले में सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइन की 5% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ कल शाम तक इंडिगो को डीजीसीए को एक बदला हुआ नया शेड्यूल जमा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, इंडिगो के सीईओ ने कहा कि इंडिगो के ऑपरेशन सामान्य हो गए हैं। तो पूरी खबर पर जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मेरे सहयोगी रोहन सिंह से। रोहन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं राजीव गांधी भवन के बाहर। रोहन इस वक्त है, तो रोहन आपसे जानना चाहेंगे, जो बड़ा एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से, क्या कुछ कार्रवाई इंडिगो के खिलाफ की जा सकती है? जी, ये बड़ा एक्शन है, पहला एक्शन है सरकार की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से इंडिगो के खिलाफ जब से ये डिस्ट्रप्शन शुरू हुआ है। 5% जो उनका विंटर शेड्यूल है उसकी फ्लाइट्स कम की जाएंगी, और ये जो फ्लाइट्स कम की जाएंगी, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी हाई डिमांड रूट्स हैं वहां पे कम की जाएंगी। कल शाम तक का उन्हें समय दिया गया है कि आप एक अपना रिवाइज शेड्यूल लेके आएं, और ये इसलिए किया गया है, इसके पीछे जो उन्होंने रैशनल दिया है वो ये है कि इंडिगो को जो पिछले शेड्यूल में कम से कम 6% ज्यादा एलोकेशन किया था, लेकिन उन्होंने अपने जो यूटिलाइजेशन है वो पूरा नहीं किया। करीब 64,000 उन्हें नवंबर के अंदर अंदर फ्लाइट्स उन्हें ऑपरेट करनी थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ 59,000 कुछ फ्लाइट्स ही ऑपरेट की हैं। करीब 900 फ्लाइट्स नवंबर में उनकी कैंसिल हुई थी। साथ ही जो उनका फ्लीट का यूटिलाइजेशन है, करीब 450 की उनकी फ्लीट है, उनमें से लगभग 340 के करीब ही अक्टूबर और नवंबर में उन्होंने अपने फ्लीट का यूटिलाइजेशन किया था। तो वो ये आधार पे रखते हुए उन्होंने कहा है कि और जो डिस्ट्रप्शन हाल में हुए हैं, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि इंडिगो को अपनी 5% जो फ्लाइट्स हैं इस शेड्यूल की उन्हें कम करनी पड़ेगी। और साथ ही आज एक और इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम हुआ है वो ये कि पार्लियामेंट के अंदर जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो एयरक्राफ्ट एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। एक बार जो जांच रिपोर्ट है वो आ जाती है तो, और साथ ही कितनी भी बड़ी एयरलाइन क्यों ना हो, कार्रवाई जरूर की जाएगी। एफटीटीएल लॉन पे उन्होंने कहा कि ये जो सेफ्टी है, एयर सेफ्टी है, उससे किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे इसको बनाया गया है, और आने वाले समय में और जो सुरक्षा के जो मानक है वो और कड़े किए जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि कोई भी एयरलाइन हो, कितनी भी बड़ी हो, वो इससे जो है किसी भी तरह की चीजें दोबारा ना हो। बिल्कुल रोहन, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, इंडिगो के सीईओ ने कहा है कि एयरलाइंस के ऑपरेशन सामान्य हो गए हैं। I can confirm now that today, as of December 9th, our operations are fully stabilized, which means flights reflecting on our website are scheduled to operate with an adjusted network. So please continue to check our website for updates. We continue to work in full cooperation with the government. And now that the immediate crisis is dealt with, we started to focus internally on what has led to this, lessons learned to be drawn, and how to emerge stronger from this. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. तो इंडिगो सीईओ का कहना है कि ऑपरेशन बिल्कुल सामान्य हो गए। रोहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोहन, जिस तरह से आपने भी स्टेटमेंट सुना होगा इंडिगो सीईओ का, उनका कहना है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज किस तरह की सिचुएशन हमें एयरपोर्ट्स पर दिखाई दे रही है? क्या यात्री अभी भी परेशान है? जी, आज लगभग 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट की है इंडिगो ने, और अभी भी 400-500 का जो कैंसिलेशन है आज वो रहा है अलग अलग एयरपोर्ट्स पे। दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो अकेले 150 के लगभग वहां कैंसिलेशन हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले देखा जाए तो चीजें सामान्य हो रही है। जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो लगभग 85% कल था, आज लगभग 90% के आसपास होने की उम्मीद है। साथ ही जो एक बहुत बड़ा पेंडिंग जो लगेज था, जो फ्लायर्स को देना था, उसमें से लगभग 9,000 ऐसे पेंडिंग थे, उसमें से लगभग 8,500 दे चुके हैं। और आज रात शाम 7 बजे तक इंडिगो का कहना है कि वो बाकी जितने भी पेंडिंग लगेज है वो पूरा जो है वो सबमिट कर देंगे। बहरहाल एक और अपडेट ये है कि कल इंडिगो के जो सीईओ है पीटर एल्बर्स, उनको जो है सम्मन दिया गया है। डीजीसीए की एक समिति है जो जांच कर रही है, उनके सामने उन्हें पेश करना है और जो पूरा जवाब है वो देना है, क्योंकि जो कल जो जवाब दिया गया था उसमें बहुत सारी गोलमोल तरह की बातें थी, बहुत क्लियर नहीं रखा गया था। तो इस मामले में पूछताछ और कर सकती है, जांच और कर सकती है डीजीसीए की टीम कि ये पूरा जो कारण है, जो रूट कॉज है, वो आखिर है क्या। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो
तो जिस तरह से रोहन ने भी इस बारे में जानकारी दी कि आज लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो जाने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपको सुना देते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कुछ कहा है। खास तौर पर उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि संकट के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी और सख्त कार्रवाई भी जरूर होगी। सुनिए। CA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. साथ ही आपको बता दें, इंडिगो संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियम कानून बनाने का मकसद सिस्टम को बेहतर करना होना चाहिए, ना कि आम नागरिकों को परेशान करना। पीएम मोदी ने यह बात एनडीए सांसदों की बैठक के दौरान कही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के बयान का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है। भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के लिए आज रात अमेरिकी अधिकारियों की टीम भारत पहुंचने वाली है। अगले 2 दिनों तक डील की शर्तों पर बातचीत की जाएगी। इनकी यहाँ ये यात्रा जो है एक तरीके से एक फैमिलियराइजेशन विजिट है और साथ ही साथ जो आला अफसर है भारत सरकार में उनसे मिलेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दोनों देशों के बीच में एंगेजमेंट चल रहा है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको कंक्लूड किया जाए, उसकी समाप्त किया जाए। तो भारत अमेरिका के बीच में जो डील होने वाली है, इसे लेकर ये बैठक कितनी अहम है, ये जान लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज रात तक अमेरिकी अधिकारियों की टीम भारत पहुंच रही है। ये जो दौरा है कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, खास तौर पर ट्रेड डील के लिहाज से? मुझे लगता है कि यूएस अधिकारियों की ये टीम जो भारत आ रही है, ये भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील होनी है उसकी बातचीत को लेकर ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि जब से भारत पर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है, उसके बाद से दूसरा दौरा है यूएस अधिकारियों का। और इस टीम में बड़े बड़े उनके अधिकारी शामिल हैं। यूएस अधिकारियों की टीम में उनके जो चीफ नेगोशिएटर हैं ब्रेंडन लिंच, वो इसमें आ रहे हैं। डिप्टी यूएसटीआर जो हैं रिक, वो इसमें आ रहे हैं। और 2 दिनों तक बैठक होगी, कल और परसों 10 और 11 दिसंबर को बैठक होगी। और उस बैठक में दरअसल यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसकी शर्तों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जब पहली बार आए थे तब एक मोटा मोटा मसौदा तैयार कर लिया गया था। अब समझा जा रहा है कि डील की कई सारी बातों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पे यूएस की टीम आ रही है। हालांकि भारत अपने रुख पर कायम है कि जो इनकी रेड लाइन एरियाज हैं कि हम इन सारी चीजों पे, इन सारे सेक्टर में कोई बड़ी राहत नहीं देने वाले हैं। शायद उस पर भारत अभी भी टिका ही रहेगा। और ये जो बातचीत होगी उसमें उद्योग मंत्रालय की तरफ से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं दर्पण जैन, वो दरअसल इस बार चीफ नेगोशिएटर होंगे, क्योंकि इससे पहले राजेश अग्रवाल चीफ नेगोशिएटर थे, वो अब सेक्रेटरी बन गए हैं, तो उनकी जगह दर्पण जैन ने लिया है। वो खुद वहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो अब चीफ नेगोशिएटर की भूमिका में रहेंगे। और 2 दिनों तक बैठक होने के बाद समझा जा रहा है कुछ हद तक सहमति बनने का आसार होंगे। हालांकि इस दौरे में ही डील का ऐलान हो जाएगा, इसकी संभावना कम है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये टीम यहाँ पे आ रही है उससे पहले यूएस के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि भारत से जो चावल का इंपोर्ट होता है उस पर हम ड्यूटी लगाएंगे। तो इस तरह की जो बातें आई हैं, थोड़ी सी अपेक्षाओं पर कह सकते हैं कि अपेक्षाओं को कम किया है। इस बातचीत से क्या कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन अगले 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए।
चले बढ़ते आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। आज बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआत बड़ी कमजोर देखने को मिली, लेकिन दिन के दौरान रिकवरी का ट्रेंड काफी बढ़िया और क्लोजिंग के समय देखें तो 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी के साथ निफ्टी में क्लोजिंग रही। लेकिन खास बात यह कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप बड़े दिनों के बाद यहां पर अच्छी रिकवरी का ट्रेंड नजर आया। एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से थे जिन्होंने इस रिकवरी के ट्रेंड को लीड किया हुआ। तो आप देखिए, अदानी इंटरप्राइजेज है, श्रीराम फाइनेंस है, टाइटन इंटरनल, यहां पर आपको खरीदारी देखने को मिली। लेकिन ऐसे मार्केट में भी कट आपको देखने को मिला टाटा स्टील, HCL टेक महिंद्रा और एशियन पेंट्स की तरफ से। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो कंपैरेटिवली बेहतर एक्शन और बंधन बैंक, SJVN, डिलीवरी, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में काफी बढ़िया रिकवरी का ट्रेंड नजर आया। वहीं बात करें भारतीय एक्सकॉम, BSE लिमिटेड, कोफोर्ड जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट नजर आई। लेकिन खास बात यह है कि मार्केट की ब्रेथ में सुधार देखने को मिला। स्मॉल कैप और मिड कैप इनमें ऑफ लोज काफी बढ़िया रिकवरी नजर आई। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं की ट्रोलिंग, स्टॉकिंग और ब्लैकमेलिंग बढ़ती जा रही है। महिलाएं कैसे रखें खुद को सुरक्षित और किसी भी तरह की अब्यूज होने पर क्या कुछ करें, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। डिजिटल हमला कैसे बचे महिला। SIR की आज संसद में इस मुद्दे पर बहस जारी है। विपक्ष के नेताओं ने SIR की कमियां और वोट चोरी के मुद्दे पर मजबूती से सदन के पटल पर रखा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखी है। ये जो लोगों में आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके, या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो से बढ़िया सलूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने EVM का प्रयोग किया था। जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? अगर EVM में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है, एवरीथिंग इज कोस्टर, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, पेपर बैलेट पे करा लीजिएगा चुनाव, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे EVM, तो आखिरकार हम EVM को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस को घेरा। वोट चोरी की सियासी लड़ाई में नेहरू पर भी बीजेपी नेता ने निशाना साधा। संजय जायसवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देश में पहली वोट चोरी 1949 में हुई और वोट चोरी से नेहरू प्रधानमंत्री बने। महोदय, सबसे पहली वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। वोट चोरी 1987 में जम्मू कश्मीर में हुई थी, जब राजीव और फारूक समझौता हुआ और जबरदस्ती सारे बूथों को कैप्चर किया गया। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे विरोधी दल, उनको भगा दिया गया, और उसके बाद कश्मीर ने 1987 के बाद उग्रवाद का ऐसा भयावह दौर देखा जो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी का नतीजा था। वोट चोरी 1991 में भी हुआ था सभापति जी, जब एक सांसद की बहुत दुखद मृत्यु होती है, राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हुई, लेकिन अगर किसी
उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो केवल वहां का चुनाव कैंसिल होता है। पहली बार हम लोगों ने चुनाव आयोग को वोट चोरी करते देखा कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश का चुनाव कैंसिल कर दिया गया और 21 दिन अस्थियों को लेकर घुमाया गया, तब चुनाव किया गया। मणिकम टैगोर वोट चोरी इसको कहते हैं। तो SIR चुनाव सुधार पर संसद में बहस जारी है। आज हम आवाज अड्डा में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। SIR संसद में आर पार जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।